फ्राइडे को अगर कुछ थमा हुआ था, चला तो कुछ नहीं था, लेकिन फाइनेंशियल्स, बैंक्स और सिलेक्टिवली एफएमसीजी, तो एफएमसीजी इंडेक्स भी बेहतर कर गया था। ये फ्राइडे तक की तस्वीर थी। देखते हैं आज किस तरह की पिक्चर पेंट होती है। कुछ और स्टॉक का तड़का ऐड करता हूं भाई। रिजल्ट सीजन शुरू हो जाएगा इस हफ्ते थर्सडे ऑनवर्ड, जब टीसीएस अपने तिमाही रिजल्ट घोषित कर रहा होगा, पर अपडेट्स का सिलसिला कंटिन्यू करता हुआ इंपॉर्टेंट आया एक इंडसइंड बैंक का अपडेट। कंचन से जान लेते हैं कैसा अपडेट है। कंचन, क्या कह रहा है इंडसइंड बैंक? जी, इंडसइंड बैंक के अगर अपडेट्स की तरफ नजर डाली जाए तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नंबर्स हमें थोड़े से फीके देखने को मिले हैं। अगर इस टाइम पे नेट एडवांसेस की बात करी जाए तो 5% का डाउनसाइड यहाँ पे देखने को मिला है। डिपॉजिट की तरफ अगर आप नजर डालें तो ये भी अपने फ्लैटर साइड में है। इनफैक्ट जो कंपनी का कासा रेशियो है वहां पे भी एक बड़ा डेंट पड़ता हुआ नजर आया। 32.8% पे कासा रेशियो है। कंपनी की जो डिपॉजिट ग्रोथ है, लोन ग्रोथ है, दोनों ही अपने फ्लैटर साइड पे। और ध्यान दीजिएगा इस टाइम पे करंट लेवल्स देखें तो 52 हफ्ते के लो पे ये कामकाज कर रहे हैं। अपडेट तो खराब है और अपडेट बहुत फीका सा है, क्योंकि इसका सरदर्द अपना चल रहा है और मार्केट शेयर लूज कर रहा है। क्लियरली अपडेट हाईलाइट करता हुआ एक चीज और ध्यान रखिएगा, इंडसइंड बैंक ने कहा था Q4 एंड से पहले, क्वार्टर एंड से पहले एक्सटर्नल ऑडिटर की रिपोर्ट आपके सामने रख देंगे। अब तक नहीं आई है। हम अप्रैल 7 तारीख पे बैठे हुए हैं, तो अनसर्टनिटी इंडसइंड बैंक के लिए और लिंगर करती हुई। सचिन, चार्ट रेडी रखिएगा। श्रेया, रिपोर्ट क्या कहती है? बिल्कुल, देखिए मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है इंडसइंड बैंक पर और उनको क्वार्टर 4 अपडेट पसंद नहीं आए। आप बात करें, उनका मानना है कि क्वार्टर 4 कमज़ोर रह सकते हैं। डिपॉजिट ग्रोथ की बात करें तो वहाँ पे 7% की गिरावट देखने को मिली है साल दर साल। इनफैक्ट लोन ग्रोथ में भी गिरावट देखने को मिल रही है, करीब 1% साल दर साल। मार्केट शेयर जो आपने मैंशन किया भी, उसमें भी भारी गिरावट देखने को मिल रही है। लगातार इंडसइंड बैंक अपने मार्केट शेयर गंवाता जा रहा है। साथ ही किस पे फोकस रहेगी तो वहाँ पे मार्जिन और एसेट क्वालिटी पर नज़र रहेगी और स्पेशली एमएफआई सेगमेंट में मार्जिन और एसेट क्वालिटी पर नज़रें बनी रहेंगी। लेकिन उन्होंने इक्वल वेट की कॉल दिया। टारगेट प्राइस हालांकि सरप्राइजिंगली बढ़ा दिया है। 1150 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रख दिया है। 1105 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रख दिया है, यानी कि 600 रुपये के करीब अभी फिलहाल कारोबार कर रहा है। वहाँ से 61% का अपसाइड पोटेंशियल मॉर्गन स्टैनली को इंडसइंड बैंक में नजर आ रहा है। ओके सचिन, ये तो खैर लंबी अवधि के टारगेट्स हो गए। इस समय तो बहुत अनसर्टेनिटी वैसे ही बाजारों में थी, ऊपर से एडेड अनसर्टेनिटी इंडसइंड बैंक को लेकर। चार्ट्स कैसे पोजीशनड? आशीष जी, चार्ट्स क्लियरली थोड़े से वीक ही है। एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस रही है एंड ये स्टॉक काफी महीनों से अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के नीचे ही ट्रेंड कर रहा है। इनफैक्ट हाल फिलहाल में भी जो इसने पुल बैक डिस्प्ले किया था, वो पुल बैक कहीं जाकर 20-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास एग्जॉस्ट हो रहा है। सो आई थिंक जब तक ये पर्टिकुलर एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग एस्टैब्लिश नहीं होती, एटलीस्ट ऑन कंसेक्यूटिव बेसिस, तब तक मुझे लग रहा है ट्रेंड में कोई बदलाव नहीं है। जिस तरीके से डेटा है, अभी भी एक्सपेक्टेशन यही है कि लगभग अराउंड 560 के आसपास का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट स्विंग है। मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर सपोर्ट स्विंग वहां पर अचीव होना चाहिए एंड उसके बाद मुझे लग रहा है थोड़ा सा चेंजेस एक्सपेक्टेड होंगे। तो थोड़ा सा अनफिनिश्ड बिजनेस है, कंसोलिडेशन है, बट इस कंसोलिडेशन में मुझे लग रहा है थोड़े से शॉर्ट पोजीशन ही प्रेफर करनी चाहिए। अनफिनिश्ड बिजनेस है। देखते हैं इंडसइंड बैंक कैसे रिएक्ट करता है। ऑलरेडी बहुत हद तक पेन है, लेकिन अपडेट्स फीके आते हुए बहुत सारे और अपडेट्स आए। अब एक ब्रेथ में कंचन से बुलवाएंगे तो अपन सबको समझ में ही नहीं आएगा। तोड़ देते हैं, फाइनेंशियल्स अलग कर देते हैं कंचन पहले, बाकी फिर बाद में करेंगे। कौन कौन से और फाइनेंशियल्स हैं इंडसइंड बैंक के अलावा? शुरुआत करते हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस के साथ। कंपनी ने अपडेट दे दी है। अगर कंपनी का ग्रॉस डिसबर्समेंट देखा जाए तो वहां पे हमें साल दर साल 25% का इजाफा देखने को मिला है। पूरे साल की बात करी जाए तो कंपनी का जो AUM है उसमें भी हमें 26% का एक अपसाइड देखने को मिला है। और अकेला अगर क्वार्टर 4 देखा जाए तो वहां पे AUM में हमें 6,365 करोड़ की जो है बढ़ोतरी देखने को मिली है। और साल दर साल अगर बात करी जाए तो कंपनी का जो लोन एसेट है वो रिपोर्ट किया गया है 99,500 करोड़ का। ये बात थी बजाज हाउसिंग फाइनेंस की। आगे बढ़ते हैं, इंडियन बैंक के नंबर देखते हैं। कंपनी का टोटल बिजनेस यहाँ पे 5% हमें बढ़ता हुआ दिखाई दिया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। यही नहीं बल्कि जो कंपनी के डिपॉजिट है उसमें भी 5% का अपसाइड देखने को मिला है। और साथ ही साथ जो कंपनी के ग्रॉस एडवांसेस हैं ये भी हमें 5.2% बढ़ के नजर आए हैं इस क्वार्टर में। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक यहाँ पे नजर रखिएगा। कंपनी का जो ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो है वो इस टाइम पे 7.5% तक हमें बढ़ता हुआ नजर आया है साल दर साल। कंपनी के टोटल डिपॉजिट में
में अप्रॉक्सीमेटली 24% का सीधा सीधा अपसाइड आया है। कासा डिपॉजिट यहाँ पे अच्छा खासा उभर के आया है, 31% का यहाँ पे अपसाइड है। और कासा रेशियो की इस टाइम पे बात करी जाए तो 21.8% पे ही रजिस्टर किया गया है। ये थे सारे के सारे फाइनेंशियल। सर इसके साथ ही मैं बाकी के अपडेट्स बता दूं? नहीं, ठीक है। बताइए। ठीक है, जुबिलेंट फूडवर्क की बात कर लेते हैं। कंपनी ने Q4 के अपने अपडेट्स दे दिए हैं, जहां पे कंसोलिडेटेड रेवेन्यू देखा जाए तो 34% का अपसाइड यहां पे देखने को मिला है। Q4 में अगर हम लाइक फॉर लाइक ग्रोथ देखें तो वहां पे 12% का अपसाइड है। डोमिनोज की जो ग्रोथ है वो 0.9% की रही है, यानी कि फ्लैटर साइड में रही है। और Q4 में कंपनी ने इंडिया के अंदर 52 नए स्टोर्स खोले हैं और 12 स्टोर्स को बंद किया है, यानी कि अगर टोटल स्टोर्स का इस टाइम पे काउंट देखा जाए दैट इज 2179। नायका ने अपने अपडेट्स को प्रेजेंट कर दिया है, जहां पे कंपनी का जो कंसोलिडेटेड नेट रेवेन्यू ग्रोथ है वो अनुमान लगा रहे हैं कि लो टू मिड ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है 20s में। ब्यूटी वर्टिकल्स हालांकि यहां पे अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाता हुआ नजर आ सकता है, जहां पे लो 30s में इसका जो रिफ्लेक्शन है वो देखने को मिलेगा। फैशन वर्टिकल की बात करी जाए तो यहाँ पे जो नंबर्स है अपने हाई टीन्स पे देखने को मिल सकते हैं। ट्रेंड की तरफ नजर डालते हैं। Q4 में जो कंपनी के रेवेन्यू है उसमें हमें 28% का अपसाइड। वेस्ट साइड की बात करी जाए तो Q4 में अकेले इसने अपने 13 नए स्टोर्स खोले हैं, यानी कि अगर फिस्कल ईयर 25 की तरफ नजर डाली जाए तो टोटल स्टोर्स हो गए हैं 40। जूडियो की बात करी जाए तो Q4 में खोले हैं 132 स्टोर, और अगर पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करी जाए 244 नए स्टोर्स की संख्या हो गई है। साथ ही साथ कल्याण ज्वेलर्स ने भी अपने Q4 के अपडेट्स को पेश कर दिया है, जहां पे कंपनी का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इज एट 37%। इंडिया ऑपरेशन रेवेन्यू ग्रोथ की बात करी जाए तो वो भी हमें 39% तक साल दर साल जो है बढ़ता हुआ नजर आया है। सेम स्टोर सेल ग्रोथ जो है वो 21% पे रजिस्टर हुई है। और कल्याण ज्वेलर्स ने इंडिया के अंदर 25 नए स्टोर्स खोले हैं, और फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल की बात करी जाए तो 3 शोरूम तो इस टाइम पे खोले गए हैं, लेकिन Q4 की बात करी जाए तो वहां पे इस 3 स्टोर को माइनस कर दीजिएगा। और फोर्स मोटर्स के भी मैं साथ साथ बता देती हूँ, इसके भी मार्च के अपडेट्स आ गए हैं। सेल्स में जो है वो 3700 यूनिट्स की रही है, यानी कि अगर पिछले साल से इसे कंपेयर करा जाए तो ये अपने फ्लैटर साइड में यानी कि केवल 1% का इजाफा देखने को मिला है। डोमेस्टिक सेल्स में 11% की ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन जो कंपनी का एक्सपोर्ट है उसमें एक जबरदस्त गिरावट है 77.6% की। ओके, चलिए जो कंचन ने यहाँ पे अपडेट्स दिए उसमें से बात करता हूँ एक स्ट्रक्चर पे, दैट्स आई थिंक ट्रेंड। और अगर आप 22,000 से लेकर 23,880 तक के सफ़र में किसी भी स्टॉक पे एक बहुत अच्छे मूव को देखा तो उसमें से एक ट्रेंड भी था। मयूरेश जी, ट्रेंड पर आपका व्यू? 5562 पे एक डिफाइंड लो क्रिएट किया था इसने, और वो रेंज थी करीब 4500 और 5000 के आसपास। अगेन मेरे ख्याल से डिप आपको टुवर्ड्स 5250 या फिर 5100 तक लेके आएगा। संक्षेप में ही रखेगा अपना व्यू, ट्रेंड पर आपका व्यू क्या है इस वक्त? नहीं बीरू जी, मुझे लगता है आई थिंक Q4 थोड़ा टफ रह सकता है, बट जैसे आई थिंक टैक्स कट्स की हम बात कर रहे हैं और डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जैसे वापस आ सकता है फर्स्ट हाफ में, और स्पेसिफिकली सेकंड हाफ में एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी, मुझे लगता है ये जो सारे अपैरल प्लेयर्स हैं, स्पेसिफिकली ट्रेंड और वी-मार्ट रिटेल, जिनकी प्राइस पॉइंट्स काफी अट्रैक्टिवली प्लेस्ड है, ट्रेंड के बिलो 1000 रुपीज, वी-मार्ट रिटेल की तो बिलो 500 ऑड रुपीज, जो सेमी अर्बन और रूरल एरियाज में इनका प्रेजेंस है, जो फ्रेंचाइजी रूट से ट्रेंड स्टोर्स बढ़ा रहा है, कहीं ना कहीं आई थिंक जो सेकंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर है वहां पे एक सिग्निफिकेंट टर्न अराउंड देखने मिलेगा। तो मुझे लगता है आई थिंक प्रोस्पेक्ट्स दोनों के फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव काफी अच्छे हैं। ट्रेंड पर आप व्यू है। चलिए अब एक काम करते हैं, 2 स्टॉक्स और आपके स्क्रीन पे रखते हैं। शुक्रवार के फॉल में रिलायंस पे भी काफ़ी सीवियर प्राइस डैमेज था और ऑलमोस्ट अपने 1200 के ऑप्शन बेस को उसने वायलेट किया। और एक डिक्सन पहले से दिक्कत में है, और मेरे ख्याल से EMS सेगमेंट में अगर आप देखें तो डिक्सन का सबसे बुरा हाल था इस पूरे दौर में मार्च में। श्रेया के पास चलते हैं, इन दोनों पे हाउस व्यूज़ क्या समझते हैं श्रेया? दोनों पे हाउस व्यूज़ क्या है, प्राइस टारगेट्स क्या है? बिल्कुल, शुरुआत करती हूँ डिक्सन से। HSBC की रिपोर्ट आई है, देखिए यहाँ पे बाय की कॉल आ गई है। टारगेट प्राइस की बात करें तो 20,000 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रख दिया है, यानी कि अच्छा खासा अपसाइड पोटेंशियल HSBC को नज़र आता है। ट्रंप ने चीन, वियतनाम और थाईलैंड में ज़्यादा टैरिफ लगाए हैं भारत की कंपैरिजन में, तो वहाँ पे इससे
डिक्सन को फ़ायदा होता हुआ नजर आएगा। घरेलू मार्केट में देखिए जिस तरीके से ग्रोथ देखने को मिल रही है तो कंपनी को ज़ाहिर तौर पर फ़ायदा होता हुआ नजर आ रहा है। मार्केट शेयर कंपनी की बढ़ती जा रही है और जो मैंने बात की जिस तरीके से घरेलू मार्केट में अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है तो कंपनी अब एक्सपोर्ट की जगह मैन्युफैक्चरिंग पर ज़्यादा ध्यान दे रही है। ये एक पॉजिटिव ट्रिगर है कंपनी के लिए। इनफैक्ट आप बात करें फिनेंशियल ईयर 2025 में Q4 की तो वो भी वहाँ पे अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद जताई जा रही है, इसलिए डिक्सन टेक को आपको रडार पर रखना है। रिलायंस पर भी एक रिपोर्ट आई है, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है। 33% का अपसाइड पोटेंशियल वो रिलायंस पर देखते हैं। उन्होंने भी बाई की कॉल यहाँ पे दे दी है और आप बात करें 1606 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रख दिया, यानी कि लास्ट ट्रेडिंग प्राइस से लगभग 33% का अपसाइड पोटेंशियल। एनर्जी डिमांड में थोड़ा डाउन साइकिल देखा गया था, लेकिन इससे कैश फ्लो और मल्टीपल्स पे असर पड़ सकता है। लेकिन अगर आप कंपेयर करें कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले, प्रतिद्वंदी के मुकाबले, तो रिलायंस ने बेहतर तरीके से नेविगेट किया है इस पूरे ही साइकिल को। साथ ही रिलायंस का NAV मिक्स भी इवॉल्व हुआ है, लेस सिक्लिकल हो गया है। फ्री कैश फ्लो इंजन में भी मजबूती दिखाई दे रही है, इसलिए रिलायंस फिलहाल अभी रडार पर रहेगा। 33% का अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है मॉर्गन स्टैनली को। ओके, श्रेया ने 2 हाउस व्यूज़ दिए और क्योंकि याद रखिएगा रिलायंस पे ये व्यू है, ये इंडिविजुअल हाउस व्यू है। प्लीज़ किसी भी प्रकार के प्राइस एक्शन के लिए चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो या फिर ट्रेडिंग हो, एक निजी सलाहकार की राय ज़रूर रखिए। देखिए यहाँ पे जो क्वार्टरली अपडेट्स थे ये 2 बड़े ब्रोकरेज रिपोर्ट्स डिस्कस कर लिए। बाकी स्टॉक्स इन न्यूज़ क्या क्या थे, कंचन से बात करते हैं। कंचन बताइए। जी, सबसे पहले तो आज आपको OMCs को, पेंट कंपनीज को, एविएशन कंपनीज को और जो गैस कंपनीज हैं उनको अपने रडार पे रखना है। OMCs, पेंट कंपनीज आज इसलिए रडार पे होना चाहिए बिकॉज जो ब्रेंट क्रूड है वो $65 पे आ गया है, जो कि हमने पहले देखा था $75 के आसपास था। साथ ही साथ गैस कंपनीज इसलिए बिकॉज IGL ने जो है दिल्ली में जो गैस CNG के दाम है उसमें 1 रुपये प्रति किलो का इजाफा कर दिया है। नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर और शामली की बात करी जाए तो यहाँ पे दाम 3 रुपये से बढ़ाए गए हैं, जो कि 5 अप्रैल से ऑलरेडी लागू हो गए हैं। डिलीवरी आज आपके रडार पे होना चाहिए बिकॉज डिलीवरी ने ई-कॉमर्स एक्सप्रेस में कंट्रोलिंग स्टेक लेने के लिए एक बड़ी डील साइन की है, लगभग 1400 करोड़ की कैश में। एक्विजिशन पूरा होने के बाद ई-कॉमर्स एक्सप्रेस बन जाएगी डिलीवरी की सब्सिडरी, इस लिहाज से ये रडार पे होना चाहिए। मजगांव में आज नजर रखिएगा बिकॉज OFS हमने देखा था कि लास्ट जब बातचीत हुई थी फ्राइडे को तो वहां पे भी ये फोकस में था। उसके बाद वहां पे ये है जो 1.42x पे सब्सक्राइब हुआ था और आज जो ये है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए खुलने वाला है। सरकार यहाँ पे बेसिकली अपनी 4.83% की जो हिस्सेदारी है उसको बेचने वाली है। इसके अलावा टाटा मोटर्स आज आपके रडार पे होना चाहिए बिकॉज यूएस में जो इनकी शिपमेंट्स है वो रुकती हुई नजर आई है। टाटा मोटर्स की जो यूके की सब्सिडरी कंपनी है जैगुआर लैंड रोवर, उन्होंने यूएस में व्हीकल शिपमेंट को रोक दिया है। ये फैसला बेसिकली जो ट्रम्प टैंट्रम्स हमें देखने को मिले हैं उसके चलते देखने को मिला है। डिलीवरी ने एक बढ़िया तो नहीं पता मुझे एक्विजिशन करा है। उस एक्विजिशन रिलेटेड अपडेट्स या ब्रोकरेजेस कैसे रीड करें उस एक्विजिशन को, वो जान लेते हैं। क्या कह रहे हैं डिलीवरी के इस एक्विजिशन पर? देखिए मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है आशीष जी और यहाँ पे इक्वल वेट की कॉल दे दी है। टारगेट प्राइस की बात करें तो 320 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रख दिया है। ई-कॉम एक्सप्रेस की एक्विजिशन एक कंसोलिडेशन स्टेप हो सकती है, ये है मॉर्गन स्टैनली का कहना। लेकिन आप बात करें रेवेन्यू रिटेंशन की, कॉस्ट स्ट्रक्चर की, रिडक्शन की, लोअर कैपेक्स की, तो यहाँ पे एक बेहतरी संभव है। साथ ही पार बैलेंस लॉजिस्टिक इंडस्ट्री में देखने को मिला है थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स कंपनीज के कारण, जिससे क्या हुआ है कॉस्ट सेविंग बच रही है, एक्सपर्टीज़ मिल रही है, फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है। तो ई-कॉमर्स एक्सप्रेस की जो एक्विजिशन है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव, फिलहाल मॉर्गन स्टैनली को पॉजिटिव स्टेप नज़र आ रहा है। ओके, ये जिस कंपनी को एक्वायर करा है ना, इस दिक्कत में आ गई थी। इस एक्विजिशन से पहले लास्ट राउंड में इसकी वैल्यूएशन थे $800 मिलियन और अब हो सकता है डिलीवरी के लिए इंटरेस्टिंग बाय। 320 के टारगेट्स नजर आते हैं मॉर्गन स्टैनली को इसमें। खैर, मुनाफे की तैयारी समेटने का वक्त, ट्रांजिशन करते हैं और शुरुआत करेंगे आज मंडे के पहला सौदा की।